ठीक है जी बच्चों, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो मॉडल्स तो कई सारे आए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बोर्स मॉडल से ही है, तो हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले का रदरफोर्ड मॉडल और जो मॉडल्स आए हैं ना, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। और जेई ने स्पेसिफाई कर रखा है सिर्फ बोर मॉडल को। तो इसमें जो बोर मॉडल है, इसके आपको पता होगा कि कुछ एजम्पशंस थे। ठीक है, बोर ने अपने मॉडल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ एजम्पशन माने थे। उनमें से कुछ ये 3 एजम्पशंस हैं टोटल। पहले एजम्पशन में उन्होंने ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है। फर्स्ट एजम्पशन कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है। नंबर 1 एजम्पशन, मतलब शेप ऑफ ऑर्बिट कह सकते हो, ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिट, ये इनका पहला एजम्पशन था। क्योंकि इसके पहले क्या था कि जब न्यूटन की ग्रेविटेशन वाली लॉस थी, तो उसमें प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे चल रहे थे। तो बोर मॉडल से पहले ये भी एक डाउट था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहे हो। तो कुछ मॉडल्स इलिप्टिकल ऑर्बिट को लेकर के भी बताए गए, लेकिन वो बाद में एक्सपेरिमेंटली फेल कर गए। तो बोर ने ऐसा मान लिया कि यार ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा। तो फर्स्ट एजम्पशन इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिट, जिसमें इन्होंने ये भी कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट इसका इसलिए होगा क्योंकि कोलम्बिक फोर्स जो होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। तो ये आर्ग्यूमेंट था इनका, और इस आर्ग्यूमेंट पर ऑर्बिट को सर्कुलर मान लिया इन्होंने फर्स्ट एजम्पशन के। मतलब ये श्योर नहीं थे, बट एजम्पशन था इनका। दूसरा एजम्पशन इन्होंने माना था जो क्लासिकल थ्योरी एक है वेव की। क्लासिकल थ्योरी वेव की कुछ ऐसी कहती है जो मैक्सवेल की थ्योरी थी। उनमें ये कहा गया था कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है, जितने भी चार्ज एक्सेलरेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और उसमें लेकिन एक पॉइंट था, तो कोई ये जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि पेपर के पैटर्न के हिसाब से ना थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी आपको। मतलब मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी में ये बताया था कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि जो रेडिएशन एमिट होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी, ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। जो चार्ज ऑसिलेट करेगा उसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा। इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हो, बट ये जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है ये कहा जाता है फिजिक्स की क्लासिकल वेव थ्योरी। ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को यार, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे ना एक करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल आने वाला है आपके सामने। वो नीचे थर्ड पॉइंट है। मतलब बोर मॉडल से पहले ये माना जाता था कि अगर कोई चार्ज 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है तो उससे जो वेव निकलेगी वो भी 50 हर्ट्ज की निकलनी चाहिए, यानी उससे जो रेडिएशंस बाहर आएंगी वो उसी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। ये चीज भी एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं हुई। और जब एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं हुई तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक एजम्पशन मान लिया। एक से दूसरा एजम्पशन अपना माना। उस एजम्पशन में बेसिकली 2 पोस्टुलेट्स माने इन्होंने। तो पहला पोस्टुलेट ये माना था, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है, मतलब वहां पर वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। एक एजम्पशन था। और दूसरा उन्होंने मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी को गलत कर दिया, जिसमें इनका कहना था कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशंस आएंगी। इस पॉइंट को डिनाई कर दिया इन्होंने। इस पॉइंट को डिनाई करके ये कहा कि एक्सेलरेट करते वक्त वो रेडिएशंस नहीं करेगा। रेडिएशन वो तभी बाहर आएंगी जब वो अपना ट्रांजिशंस करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं बच्चा बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप पेपर के पैटर्न इंडिपेंडेंट स्टडी करना चाहते हो कि कैसा भी पेपर आए, तो थोड़ा बहुत ये आइडियाज भी अपने माइंड में रखा करो। कि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त रेडिएट करता है, और मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से रिवॉल्व करते वक्त रेडिएट नहीं करेगा। रिवॉल्व करते वक्त वो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तब वो रेडिएट करेगा। इसको उन्होंने अपना सेकंड पोस्टुलेट कहा। सेकंड एजम्पशन में 2 बातें कही उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन से बाहर आएंगी वो फोटोन थ्योरी के हिसाब से दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकाल करके उसको h इंटू एफ के बराबर करेंगे, जिसको प्लैंक थ्योरी भी कह सकते हैं। और इस इक्वेशन को बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहा जाता है, द बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और तीसरा एजम्पशन इन्होंने करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल लिया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी का स्टेटमेंट है और जो मॉडर्न फिजिक्स का स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट मैच कर जाएंगे
देखिए, क्लासिकल में ये कहा जा रहा है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन बाहर आएगा। ये है क्लासिकल थ्योरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द एटम, ये दोनों एक ही होने चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अलग चीज है और जो रेडिएशन से बाहर आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन बाहर आती है एटॉमिक डी एक्साइटेशन में, ये डिपेंड करता है कि किन दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइटेशन किया है अपना। उनके एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर h इंटू एफ करेंगे। लेकिन अगर वो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस काफी हाई एनर्जी लेवल पे होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा हो, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी की स्टेटमेंट और मॉडर्न फिजिक्स की स्टेटमेंट सेम हो जाती हैं। इसको भी आगे प्रूफ करेंगे, इसको करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। ये तीसरा एजम्पशन था इनका कुल मिलाकर के। तो बोर मॉडल के ये 3 पॉइंट्स आपको समझने होंगे और पूरा चैप्टर इसी 3 पॉइंट्स के ऊपर चलने वाला है। पहला, सर्कुलर ऑर्बिट मानना, जिसके लिए सेंट्रिपेटल फोर्स कूलम्ब फोर्स से मिल रहा। दूसरा, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी फिक्स रहेगी। स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है एक्चुअली। इसको आगे डी ब्रोगली ने भी समझाया था। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इसको फर्दर डी ब्रोगली ने अपने एक हाइपोथेसिस में ये बताया था, बट ये अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, ये ड्यू टू स्टैंडिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिन लोगों ने क्लास 11th पढ़ी होगी, उनको थोड़ा-सा एक आइडिया होता है कि वेव 2 तरीके की डिफाइन की जाती हैं, एक ट्रैवलिंग वेव और एक स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव के अंदर एनर्जी प्रोपेगेट करती है, लेकिन अगर एक स्टैंडिंग वेव होती है जिसमें आप बेसिकली ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ते हो, हार्मोनिक्स पढ़ते हो, ओवरटोन पढ़ते हो, उनमें ये कहा जाता है कि ऐसे वेव की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है और इसीलिए उनको स्टेशनरी नाम दिया जाता है। ये 2 बातें हैं। तो इसको अभी पढ़ेंगे बोर उसमें सॉरी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब इसके बाद डिस्कस करेंगे तब उसमें बताएंगे कि ये जो पोस्टुलेट सेकंड असम्पशन के अंदर है, ये बाद में कैसे प्रूफ हुआ। और उसके बाद एनर्जी का क्वांटाइजेशन भी बाद में प्रूफ किया गया। फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ, कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ही हैं फ्रैंक एंड हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से। तो पहले कुछ बेसिक डेरिवेशंस करेंगे यार, कुछ बेसिक डेरिवेशंस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इनका, वो था क्वांटाइजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें एंगुलर मोमेंटम को आप रोटेशनल मैकेनिक्स में डिफाइन किया जाता है एम इंटू वी इंटू आर से। और इन्होंने कहा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय 2 पाई का। ये इनका क्वांटाइजेशन रूल, 3 एजम्पशंस थे और एक क्वांटाइजेशन रूल है इनका। यहीं पर अभी जो बच्चा एक पूछ रहा था कि क्या कंसेप्ट है, एक्चुअली कुछ जगहों पर ये जो प्लैंक कांस्टेंट h और डिवाइडेड बाय 2 पाई है, h बाई 2 पाई, इसको एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो h बार से डिनोट करते हैं, मतलब n और h, और उसके ऊपर हल्की सी एक लाइन अगर आप देखोगे, कई 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 बुक्स में ये सिंबल दिखेगा तुम्हें। एक सिंबल h दिखता है और एक h के ऊपर हल्का सा बार, इसको h बार रीड करते हैं। तो ये हम लोग सिंपली नॉर्मल प्लैंक कांस्टेंट जो होता है h और डिवाइडेड बाय 2 पाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से कभी-कभी हो सकता है कि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो जाए या सिंबल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाए। तो जरा एक बार क्वेश्चन जब आए तो एक बार देख लेना कि आपको सिर्फ एच लिखा गया है या एच के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर एच के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब ये एच बाई 2 पाई की बात कर रहे हैं वो। भाई आपको आंसर मिला बच्चा अभी कि नहीं? ये जो एच बार है वो क्या चीज है और एच क्या चीज है? एच बार मतलब बेसिक प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो कहीं कहीं पर फॉर्मूले एच बार के फॉर्म में लिखे होते हैं। अभी करके भी दिखाते हैं इसको। सर तुम्हारा वर्क फंक्शन अभी करके दिखा रहे हैं, बस रुको, अभी सब दिखा रहे हैं इसमें। अब पहले कुछ बेसिक डेरिवेशन कर लें यार। एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का डेरिवेशन करोगे। तो डेरिवेशन इसमें दो कंसेप्ट्स के ऊपर होते हैं। एक जो इनका पहला एजम्पशन था कि जो कोलम्बिक फोर्स होता है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एटॉमिक मतलब न्यूक्लियस का चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोलम्बिक फोर्स ये हमारे लिए सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि इन्होंने पहले एजम्पशन में ये माना है कि सर्कुलर ऑर्बिट है, तो न्यूटन लॉ सैटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इनकी ये बनती है।
और दूसरी इनकी क्वांटाइजेशन रूल वाली इक्वेशन चलती है जिसमें ये कहा जाता है कि mv/r की वैल्यू इक्वल टू n h/2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के ना आपको ये दो बेसिक डेरिवेशन करनी है, एक स्पीड को डिराइव करने के लिए, एक रेडियस को डिराइव करना है और एक एनर्जी लेवल को करना है। बेसिकली स्पीड को ना भी डिराइव करें तो रेडियस और एनर्जी की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। स्पीड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं आज तक, कभी नहीं आया, स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस आए ही नहीं आज तक। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो रेडियस के ऊपर हैं और एनर्जी के ऊपर है। तो बड़ा आसान है, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप v की वैल्यू ले लो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो वैल्यू ऑफ v है, और ये सब शायद आपको पता होगा कि 1/4πε0 को आप एक अलग कांस्टेंट k से भी डिनोट कर देते हो, कोलम्बिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी कांस्टेंट k z² अपॉन m इंटू r टू द पावर 1/2, और ये v की वैल्यू ले जा करके आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो m इंटू कॉन्स्टेंट k ze² mr टू द पावर 1/2, और इसको राइट साइड पर n। अब इसको चाहो तो h/2π लिखो या सिंपली h बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। h बार भी लिखेंगे तो भी चलेगा, h बार मतलब h/2π की वैल्यू को कह रहे हैं। और एक r लेफ्ट साइड पर रह गया, अभी एक r और है, तो इंटू r। इसी को सिंप्लीफाई करके हमारे लिए रेडियस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, यहाँ से रेडियस की प्रॉपर एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ आया आपको? मतलब बहुत अभी एलिमेंट्री चल रहा है, स्टेप क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो इससे आर का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से कुछ डिराइव नहीं कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सप्रेशन कॉपी करके लिख दिया है मैंने। वो रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा ये बता दिया है। नोटिस करना है इसमें एच बार यूज किया गया है, एच बार, इसीलिए फॉर्मूले में 2π नहीं आ रहा कहीं पर। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशन हैं, तो आप चाहो तो इसको 2π वाले फॉर्म में भी ला सकते हो। अगर 2π के फॉर्म में लाना चाहते हो तो आर एन की वैल्यू फिर ये लिखोगे n², वो जो एच बार का स्क्वायर है उसको लिखोगे h², और नीचे 2π का स्क्वायर यानी 4π² आ जाएगा। चाहो तो मास और ये कोलम्बिक कांस्टेंट के और z² ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये कंफ्यूज मत करना है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। ऊपर एक अगर क्रॉस किया है, h को क्रॉस किया है, तो ये मतलब h/2π पूरा है ये, और नहीं किया है, सिंपल h लिखा है, तो फिर नीचे पाई का टर्म आएगा फॉर्मूले में। सर हाँ बोलो भाई। जो हमारा वो बोलो। सर उसमें 5th पेज पे एक क्वेश्चन है, उसमें सर वर्क फंक्शन को 2π/hc/λ0 दिया अरे है। भैया मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, तो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आप परेशान ना होइए। वर्क फंक्शन, अच्छा ये बताओ वर्क फंक्शन क्या है? चलो ठीक है, तुम्हारा डाउट बता दे, वरना तुम भटकती आत्मा की तरह ना बार बार पूछोगे। यस हाँ, मतलब भटकती आत्मा मानते हो अपने आप को? अच्छा, तड़पती आत्मा जिसको कहते हैं, मतलब जिसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हों। वर्क फंक्शन वैसे क्या पढ़ा गया था आपने? वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या बताई थी? प्लैंक कांस्टेंट h c/λ। इंटू सी बाई लैम्डा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि एच बार जो है ना एक नया सिंबल है भाई, एच बार का मतलब h/2π है, तो h को हटा करके h बार ले आओ, तो ये 2π h बार और c बाई लैम्डा ये भी लिख सकते हो वर्क फंक्शन की वैल्यू, यही तो समझा रहे हैं आपको। तो जो पैकेज में क्वेश्चन देख रहे हो उसमें एच बार का सिंबल है, जरा ध्यान से देखना उसको, जहां पर सॉल्व किया है अगर आपने देखा होगा तो एच बार लिखा होगा, या एच बार नहीं लिखा होगा तो वो कुछ एरर हो गई होगी। 2π इंटू एच दिखने का मतलब ये एच बार के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर। हाँ यही चीज है, और कोई फर्क नहीं है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है वो। एक्चुअली 2π कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है, तो लोगों ने क्या किया, इस पूरे कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया, नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, और कुछ ऐसा कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है इसमें। बाकी ये है बच्चा, ये जो h बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m k z स्क्वायर देख रहे हो ना, h बार स्क्वायर अपॉन m k e स्क्वायर, z को भी अलग कर दें तो इसको हम लोगों ने ए नॉट यानी कि बोर्स रेडियस के नाम से पढ़ा जाता है। ये 0.0529 नैनोमीटर या फिर समवेयर 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी लिख देते हो आप बोर्स रेडियस के हिसाब से। पहला बेसिक रिजल्ट
रेडियस को लेकर के। स्पीड हम यहाँ डिराइव नहीं करने जा रहे क्योंकि स्पीड की हमें जरूरत नहीं है, टाइम नहीं खराब करेंगे। तो स्टार्ट करो, एक बहुत क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियस कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन देखो जरा, n इक्वल टू 6 ऑर्बिट का रेडियस निकाले, क्या बन जाएगा इसमें। और किसके लिए निकालना है, तो निकालना है आपको सिंगली आयनाइज्ड हीलियम के लिए, मतलब He+ एटम के लिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। पहले पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द 6th ऑर्बिट, सॉरी इसमें जो पहला वाला है ना, रेडियस ऑफ n इक्वल टू 6, पहला वाला क्वेश्चन एक्चुअली हाइड्रोजन के लिए है और दूसरा वाला हीलियम के लिए है। तो अगर हाइड्रोजन के केस में रेडियस निकालते हो 6th ऑर्बिट का, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, 0.53 एंगस्ट्रॉम ऊपर लिख दो, a0 की वैल्यू, और n²/z मल्टीप्लाइड बाय 36 अपॉन उसका एटॉमिक नंबर 1। हीलियम के केस में अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, हीलियम प्लस के केस में 6th ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो भी यही बेसिक फॉर्मूला काम करेगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू z² 36, सॉरी n² 36 और डिवाइडेड बाय z, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू 2। बस इतना सा लगाओगे आप, मतलब क्वेश्चन करने के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। न्यूमेरिकल्स में जब भी रेडियस निकाली जाएगी वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग। ठीक है जी, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्टी तो है नहीं अभी, बोलो, या अभी है कुछ ऐसा लग रहा कि नो सर। ठीक है नो ना, सर। चलिए आगे बढ़े सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से पहले ना आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से पहले हमको एक और डेरिवेशन करनी पड़ेगी, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते हैं तो सरकमफ्रेंस 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, और यहाँ पर हम स्पीड का ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे, k z(e²/m*r⁴(1/2)। तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी आपकी 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड के लिए k z(e²/m*r⁴(1/2)। दैट मीन्स कुल मिलाकर के ये वैल्यू आपके लिए बन जाएगी 2πr⁴(3/2) और m⁻½ ऊपर आ जाएगा, डिनोमीटर में आपके लिए टर्म आ जाएगा k z⁻1/2 और नीचे e। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको ऐसे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी टाइम पीरियड आएगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हो, तो रेसिप्रोकल कर दे, 1 टाइम पीरियड कर दीजिए, तो 2π/e ठीक मिला, जैसे 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करके निकालेंगे इसकी वैल्यू को। कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान भी करना है यार ऑब्जर्वेशंस पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है 1/r⁴ के, जो एक तरीके से ग्रेविटेशन के केपलर लॉ से भी मैच कर रहा है। इसीलिए बिगिनिंग में डाउट ये आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। केपलर लॉ में भी तो यही कहा गया था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, T²=r³। तो यही तो आ रहा है। अगर टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r⁴ है तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r³ है। तो बोर मॉडल से पहले अर्लियर स्टेजेस में यही माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन का मोशन वैसा ही है जैसा कि प्लेनेट का है। तो लोगों को डाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट का था, लेकिन बोर ने फर्स्ट टाइम जाकर के ये बोला कि नहीं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स ही है। सो फिलहाल इससे मतलब नहीं, हमारा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करने जा रहे, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक एवरेज लाइफ दी जाती है एक्साइटेड स्टेट में, और वो है 10⁻⁻8 सेकंड्स की। मतलब ये कहा जाता है कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने ही टाइम के लिए रुकता है, उसके बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द इलेक्ट्रॉन इन द n=2 स्टेट मेक इन द 10⁻⁸ सेकंड्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हम सिर्फ इसका आइडिया बता दे रहे हैं आपको कैसे करोगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर आपको कैलकुलेट करने को दिया जाए किसी भी एनर्जी स्टेट पे, तो इसके लिए नंबर ऑफ आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है और टाइम पता है 10⁻⁸ सेकंड्स का। तो टाइम 10⁻⁸ सेकंड्स रखेंगे, डिवाइडेड बाय, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n=2 स्टेट पे निकालने हैं, तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी फॉर n=2 स्टेट। दैट मीन्स कुल मिलाकर के ये 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय
और फ्रीक्वेंसी के जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें n इक्वल टू 2 स्टेट पे रखेंगे। अब उसमें n कहाँ पर है? अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में n की वैल्यू है कहाँ पर? R में। R में, राइट। मतलब रूट ऑफ k z बाई m e अपॉन 2m, और यहाँ पर जो रेडियस का टर्म आप लिखोगे ना, बाकी ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू मिल जाएंगी अभी हमें। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय r। अब r के लिए वापस आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 0.53 एंगस्ट्रॉम था इंटू 10 टू द पावर -10 कर दिया, इंटू n स्क्वायर 4 अपॉन z, और यहाँ पर बात करी गई है हाइड्रोजन की, z इक्वल टू 1 एंड पावर 3/2। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रेडियस की एक्सप्रेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जितने क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो रेडियस के ही एक्सप्रेशन से आते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन अगर आपको याद है, और वो बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट एक्सप्रेशन नहीं है, बहुत बेसिक सा एक्सप्रेशन है कि 0.53 ए नॉट और उसके बाद एन स्क्वायर बाई जेड और मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है या आप ड्राइव कर सकते हो, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे लेवल पर आएंगे वो सब के सब सॉल्व किए जा सकते हैं। स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, उसके फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर हाँ, सर फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एक मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, सॉरी, इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ सॉरी बच्चों, थैंक यू। टाइम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई होगा, इसमें सही बोल रहे हैं। वो हम टाइम पीरियड्स दिमाग में चल रहा था, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर -8। नेक्स्ट देखते हैं यार। अब यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे वो देखो आप। एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर ड्राइव करना चाहते हो तो एनर्जी निकालने के लिए आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकालोगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोलम्बिक फोर्स के हिसाब से निकालेंगे, कुलम्स लॉ के हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले के लगाएं, और वो होती है 1/4πε0, यानी के Q1 Q2, तो जेड और दूसरा चार्ज माइनस ही के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। इसको भी आप आर से निकाल सकते हो, क्योंकि हमको ये पता है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है यानी कि mv²/r, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू वो कोलम्बिक फोर्स के बराबर है, k इंटू जेड² तो यहाँ से mv² को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो, मतलब फिर से हमें स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। तो mv² यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये k जेड² डिवाइडेड बाई आर बन जाता है, और उठा करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ले जाओ। तो इट इज हाफ इंटू k जेड² डिवाइडेड बाई आर, और माइनस k जेड² डिवाइडेड बाई आर। कुल मिलाकर के यहाँ से आपको एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी, टोटल वैल्यू एनर्जी के निकालेंगे तो ये माइनस ऑफ k जेड² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करते वक्त आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, और ऐसा कोई फॉर्मूला माइंड में ना रहे जो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा हो मेरा। इस दोनों बातों को ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन लिखने को मैं सारे लिख सकता हूँ, लेकिन रेडियस के फॉर्म में बार बार चीजों को लाने का मेरा पर्पज ये है कि रेडियस का फॉर्मूला लगभग सबको याद होता है, स्पीड का फॉर्मूला जनरली याद नहीं होता किसी को। तो एनर्जी भी फंक्शन ऑफ रेडियस के फॉर्म में है। अब रेडियस को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर जो रेडियस है उसको वापस जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल करने के लिए, तो हम इसको वापस 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² कर देंगे। तो इससे हमारा कुछ कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं वैल्यू रखने पर। फिलहाल अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और रेडियस का फॉर्मूला पुट करके, तो k इंटू जेड² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए तो आप r को यहाँ पर रिप्लेस कर लेना, बट वैसे r का एक्सप्रेशन अगर सब्स्टिट्यूट करें, फॉर्मेलिटी तो करनी ही है, तो r का ये पूरा फॉर्मूला रखेंगे n²h²/4π²mk_ze²। लेकिन हम यहाँ पर बार बार h²/4π² को नहीं रखेंगे, इसकी जगह h बार यूज करेंगे। तो हम रेडियस को n² h² इसको रिप्लेस कर दिया h²/4π² को, और mk_ze² ये पूरा रखोगे।
तो कुल मिलाकर के यहाँ से एनर्जी जो nth स्टेट की बन जाती है वो बन जाती है माइनस k स्क्वायर h बार स्क्वायर एंड 2 ऊपर और भी टर्म्स आएंगे, यहाँ पर m का भी टर्म आ जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पर और कुछ नहीं है सर, मेरे ख्याल से इतना ही है, k स्क्वायर h, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, k स्क्वायर ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा, m स्क्वायर आएगा, e टू द पावर 4 जाएगा और नीचे h बार का स्क्वायर आएगा और उसके बाद z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आएगा। यही तो आएगा, देख लो एक बार जरा। सर z का स्क्वायर होगा। z स्क्वायर जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर पूरा ही है, ठीक है। अभी सही है ना, बोल जल्दी से फिर बताएं क्योंकि है ना किसी, यस सर है ना। इसको ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, इस ब्रैकेट वाली चीज मतलब इस ये आ गया रिजल्ट, तो हालांकि आगे लिखा ही हुआ है, वो रिजल्ट आगे पूरा लिखा हुआ है, m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4/2 h बार स्क्वायर n स्क्वायर। तो इसमें इस टर्म को यहाँ पर जो ये फैक्टर आ रहा है ना, पूरा कांस्टेंट वाला फैक्टर, इसको e नॉट डिनोट कर दिया है। तो माइनस e नॉट जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है हमारे लिए, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला एनर्जी का। और उसमें ई नॉट की वैल्यू भी फिक्स्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि न्यूमेरिकल करने के लिए आप एनर्जी का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एक रेडियस का फॉर्मूला याद करना है और अब दूसरा फॉर्मूला याद करना है इस एनर्जी को लेकर के, अपॉन एन स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले इनके आंसर दे दो, यार दो क्वेश्चंस के आंसर दो जरा। पहला आंसर, पहले वाले का आंसर दो। इंक्रीज रेडियस बढ़ाने से टोटल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस के फॉर्म में देखें तो एनर्जी रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन माइनस साइन भी लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो एनर्जी का जो मॉडुलस पोर्शन है, मैग्नीट्यूड पार्ट, वो तो डिक्रीज कर जाएगा, बट माइनस साइन होने की वजह से एनर्जी की वैल्यू को हम कहेंगे कि इंक्रीज हो रही है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो आंसर हो गया इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ mv स्क्वायर, जो कि बच्चा एक मिनट ध्यान देखो ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है वो। टोटल एनर्जी नेगेटिव है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर है। तो अगर आर बढ़ेगा तो इसका मतलब टोटल एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और यहीं पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सारी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रही हैं, और पोटेंशियल में भी माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जब आप देखोगे तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये कुल मिलाकर ऐसे ग्राफ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तीसरा सेकंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ फॉर्मूले का कैसे एप्लीकेशन करते हैं। -13.6 एक मिनट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है आप बताओ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन, हाँ भी आंसर मेरे ख्याल सही दे रहे हो आप। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। देखिए फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन के बारे में आपको पता है? नहीं बच्चा ध्यान से देखो ना, फोटोन की जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो क्लास मॉडर्न फिजिक्स में, वो कहते हो hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब आपको फोटोन मैक्सिमम एनर्जी का चाहिए, और हाइड्रोजन में मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा? जब ट्रांजिशन मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स में हो। और मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट ट्रांजिशन कब हो सकती है? जब ट्रांजिशन n इक्वल टू इन्फिनिटी वाली स्टेट से n इक्वल टू 1 वाली स्टेट पे हो। इसीलिए तो क्वेश्चन है कि जितनी बड़ी रेडियस होगी
उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सबसे ज्यादा रेडियस होने पर, और सबसे ज्यादा रेडियस होगी जब n इन्फिनिटी होगी। तो n इन्फिनिटी पर मैक्सिमम एनर्जी और n इक्वल टू 1 पर लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, क्योंकि बोर्स के हिसाब से इनका जो डिफरेंस होगा, इन दो एनर्जी का डिफरेंस, उसी डिफरेंस को आप h इंटू एफ करोगे या hc बाई लैम्डा करोगे। और n इक्वल टू इन्फिनिटी पर ऑब्वियसली मैक्सिमम एनर्जी 0 कहेंगे, बिकॉज रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और n इक्वल टू 1 स्टेट पर हाइड्रोजन के केस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डिफरेंस इनके बीच में जब निकालेंगे, इन्फिनिटी वाले के बीच में और 1 वाले के बीच में, तो वो डिफरेंस हुआ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको पुट करेंगे hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहां से भी कैलकुलेट करने के लिए hc अपॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर फिर आप उस फैक्ट का यूज करोगे, h इंटू सी को रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर से। मतलब वो सब नहीं करना है कि h की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू और लगे हैं कैलकुलेशंस करने में। ईवी चले जाएंगे, इसके बाद डायरेक्टली हमारा नैनोमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये चीज? अब Yes, बहुत sir. हाँ ना, स्क्रैच ठीक है, स्क्रैच लेवल से चल रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे, लेकिन जाएंगे पूरा वही आखिरी तक। अब यहाँ पर फॉर्मूलेस को एक तरीके से समराइज कर दिया गया है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना उनको समराइज किया गया है। बेसिकली फोटोन की एनर्जी निकाली जा रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो बोर मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, क्लासिकल थ्योरी से नहीं। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, आपका एक जबरदस्ती का क्वेश्चन बना दिया जाए और कहा जाए कि एज्यूमिंग क्लासिकल थ्योरी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। क्वेश्चन पूछने में तो पूछ ही सकते हो कि इफ वी एज्यूम दैट द क्लासिकल थ्योरी इज करेक्ट, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये मैंने स्टार्टिंग के सेकंड एजम्पशन में बताया था, जो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था वहां बता दिया है कि अगर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि रेडिएशन जो एमिट होगी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्लासिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेडिएशंस बाहर आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला है आपने। क्लासिकल थ्योरी कहता है कि फोटोन इस फ्रीक्वेंसी का आना चाहिए जिसपे वो रिवॉल्व कर रहा है, और मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नहीं, रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी अलग है और फोटोन के निकलने की फ्रीक्वेंसी अलग है। फोटोन के निकलने की फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेवल के डिफरेंस से डिसाइड होती है, और यही बोर वाली कंडीशन है कि h इंटू एफ जो होता है वो एनर्जी इन द एन आई, मतलब इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, और पीछे के जो एनर्जी के फॉर्मूले हैं उनको वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो पहला रिजल्ट हमारा ये बन रहा है। ये भी न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करता है, टाइम सेव करने में हेल्प करता है, हमारा काफी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करते वक्त। ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच और 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर, एनर्जी के फॉर्म में। और ई नॉट वही है 13.6 है, ई नॉट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको उसको बेसिकली लैम्डा के फॉर्म में लाओ तो फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी है उसको सी बाई लैम्डा कर दीजिए, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। ये पहले से भी आप पढ़ चुके हो, जिसमें आर को रिडबर्ग कांस्टेंट कह दिया गया 1.097 इतना। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो क्वेश्चन करते समय, आप ये भी लगा सकते हो एच एफ बराबर ई एन आई माइनस ई एन एफ, इसके थ्रू भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, और इसके थ्रू भी कर सकते हो। मैं पर्सनली इसी इक्वेशन को प्रेफर करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को, और मैं रीजन बता रहा हूँ मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि एनर्जी का कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत इजी है इस फॉर्मूले से, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसान हो गया, सिर्फ जेड और एन की वैल्यू पुट करते जाओ, एनर्जी की वैल्यू मिलती जाएंगी। और जब एनर्जी की वैल्यू मिलती जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर ये दोनों एनर्जी कैलकुलेट करके डिफरेंस निकाल देंगे और उसको एच एफ कर देंगे, और फिर वहां पर ये फैक्ट यूज कर लेना कैलकुलेट करने के लिए, एच इंटू सी को आप बार बार 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर से रिप्लेस कर दोगे, तो पूरा पूरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, क्वेश्चन करते वक्त टाइम बच जाता है मेरा। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं तो फिर 2 से 3 मिनट लग जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, बट उसके लिए हमने कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना रखे हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के केसेस में एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ये वैल्यूज जो आ रही है ना,
पहले 1 पर -13.6। अब खुद सोचो ये एनर्जी लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं। -13.6 n इक्वल टू 1 पर दिखा रहे हैं, -3.4 दिखा रहे हैं, -1.51, -0.85 और माइनस इतना। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये आप लर्न कर लें। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ इसको एटलीस्ट 5 लेवल तक की एनर्जीज लर्न कर लें। और लर्न क्या करना है, एक्चुअली आपका फॉर्मूला तो यही लगाना है कि एनर्जी ऑफ द nth स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 पुट करते जाओ और n का स्क्वायर करते चले जाइए, तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको -13.6 मिल रहा है, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसी में, तो वो अपने आप -3.4 आ जाएगा, -1.51, -0.85 और इतना। और ये वो सीरीज हैं जो डी एक्साइटेशन में मिलती हैं। जितनी भी ट्रांजिशंस n इक्वल टू 1 स्टेट पे खत्म हो रही हैं वो सब लाइमन सीरीज, n इक्वल टू 2 स्टेट पर जितनी ट्रांजिशंस खत्म हो रही है वो बामर सीरीज है, n इक्वल टू 3 स्टेट पे खत्म होने वाली जितनी भी सीरीज होंगी वो सब पास्चन सीरीज होंगी। इसके आगे भी और है दो, मतलब इसके आगे भी आपको पता होगा दो सीरीज और बताई गई हैं, लाइमन बामर पास्चन के आगे फंड सीरीज बताई गई है, ब्रैकेट सीरीज बताई गई है। इसमें एक फैक्ट बेसिस पर भी है, जो बामर सीरीज है वो विजिबल रेंज के अंदर है। बामर सीरीज की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में इसकी रेंज विजिबल में आती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेंज में है और पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड में है। इनफैक्ट पास्चन नहीं, इसके आगे की जितनी भी सीरीजेस होती हैं वो सब इंफ्रारेड रीजन्स में ही आती हैं। मतलब कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में 3 टाइप की ही वेव मिलेंगी, या तो अल्ट्रावायलेट, या तो विजिबल, या इंफ्रारेड। अब जैसे, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई जा रही है, डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की, मतलब जो इनफाइनाइट लेवल से नीचे आ रहे हैं, इसको सीरीज लिमिट का नाम दिया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछें कि सीरीज लिमिट कैलकुलेट करो, तो सीरीज लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है, जैसे लाइमन सीरीज की लिमिट, तो मतलब इन्फिनिटी से 1 पर जो ट्रांजिशन होगा उसकी वेवलेंथ। बामर सीरीज की लिमिट मतलब इन्फिनिटी से 2 पर जो वेवलेंथ आएगी वो उसकी लिमिट है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, पता होना चाहिए कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब इनफाइनाइट से उस सीरीज की, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कह सकते हो। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब सीरीज लिमिट। अब जैसे मान लो, सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे हुआ है, तो क्या लैम्डा एमिट होगा। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको फोटोन की। तो अब इसके लिए ज्यादातर लोग तो इसका यूज करते हैं, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनर्जी लेवल डायग्राम से याद कर लें, एटलीस्ट 5 एनर्जी लेवल याद कर लो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो HF बराबर डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल। तो अगर मुझे 2 से 1 तक का लैम्डा निकालना है, तो 1 पर एनर्जी है -13.6 और 2 पर एनर्जी है -3.4। हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस 2 और 1 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, डायरेक्टली HC बाय लैम्डा पुट किया और लैम्डा को सीधा सीधा कैलकुलेट कर लोगे, HC डिवाइडेड बाय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर HC को फटाफट रिप्लेस किया 1240 से, EV नैनोमीटर, और नीचे भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल कर दीजिए, आंसर आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। किसी भी ट्रांजिशन का निकालना होगा तो ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, लैम्डा निकालने के लिए ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आप लिख लो, बट मैं फिजिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मैं पहले बता दूं। जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी से ही करेंगे। आइए बात समझ में, मतलब कि लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू HC बाय लैम्डा, खत्म। कहीं कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ एक डिवीजन है, ऊपर 1240 है और नीचे का नंबर बार बार बदलता जाएगा। जैसे कि यहां पर सीरीज लिमिट की बात की इन्होंने, सीरीज लिमिट बतानी है आपको, लाइमन की सीरीज लिमिट, बामर की सीरीज लिमिट, पास्चन सीरीज की, कितना होगा बताएं। सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा, लाइमन सीरीज की अगर आप सीरीज लिमिट निकालते हो, सीरीज लिमिट लैम्डा निकालना है, तो ये HC और डिवाइडेड बाय
सीरीज लिमिट का मतलब लाइमन सीरीज का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन देखो आप, और लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 होगा, और जब इन्फिनिटी से 1 ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी बाहर आएगी वो 13.6 आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधा सीधा ऊपर 1240, नीचे 13.6, और ये आंसर बन गया आपका नैनोमीटर के अंदर। बामर सीरीज की सीरीज लिमिट निकालनी है अगर आपको, तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बामर सीरीज का देखो, इन्फिनिटी से 2 वाला। तो इसमें कितनी एनर्जी आएगी बाहर, तो सेकंड एनर्जी लेवल पर -3.40 है और इन्फिनिटी पर 0 है, तो डिफरेंस हुआ 3.40। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1240 डिवाइडेड बाय 3.4 और आंसर हो गया नैनोमीटर। पार्शियल सीरीज की अगर आपको निकालनी है सीरीज लिमिट, आपको टाइम देखना, क्वेश्चन का आंसर रही डिवाइडेड बाय पार्शियल सीरीज के लिए आपको इन्फिनिटी से 3 वाली ट्रांजिशन देखनी पड़ेगी। 1.5 1.51 रख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, सब आंसर आते जाएंगे। मतलब मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि हमें बहुत कम टाइम के अंदर मॉडर्न फिजिक्स को पेपर में निपटाना है, बहुत उलझना नहीं है। मतलब मैं यही टारगेट मान के चल रहा हूँ कि अगर इसके 5 क्वेश्चन हैं तो 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट, तभी हमारा फिजिक्स का पेपर अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि बाकी की यूनिट्स टाइम कंज्यूमिंग है, मैकेनिक्स में टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी में टाइम लग जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में टाइम लगेगा। सब जगह अगर टाइम ही देते रहोगे तो फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। सर इसमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में? मॉडर्न के 4 से 5 तो रहते ही हैं भाई। 8 अच्छा, क्वेश्चन। बहुत बढ़िया वेटेज है इसका, बहुत बढ़िया वेटेज है, बता रहे हैं। एटलीस्ट फिजिक्स की कट ऑफ तो दिखा ही देगा आपकी ये। यस सर। हाँ, और देखो क्वेश्चंस हैं, ये बताओ वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन इन द बामर सीरीज इज 379.1। अब ये कौन सा ट्रांजिशन है, मतलब ये कौन सी दो स्टेट के बीच की ट्रांजिशन है। बामर सीरीज में अगर 379.1 नैनोमीटर का वेवलेंथ बाहर आया है तो ट्रांजिशन ये कौन सा हुआ। तो देखिए बामर सीरीज का मतलब हमें ये पता है कि ट्रांजिशन किसी nth स्टेट से सेकंड स्टेट में हुई होगी, और जो nth स्टेट होगा वहां पर एनर्जी की वैल्यू होगी -13.6 डिवाइडेड बाई n², हाइड्रोजन के केस में। और सेकंड स्टेट की एनर्जी हमको याद है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सब। तो इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा हमारे लिए, मतलब इन दोनों एनर्जीज का जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंस बन जाएगा आपके लिए 3.4 -13.6 डिवाइडेड बाई n²। और ये डिफरेंस 379.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ के फोटोन के बराबर होना चाहिए, और इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करेंगे। तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू बनेगी hc 1240 अपॉन लैम्डा, फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। तो डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पुट कर दी 1240 डिवाइडेड बाय 379.1। मतलब मेकिंग ऑफ इक्वेशन भी आसान हो गई। अब इसमें से n की वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे नहीं क्योंकि आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव, तो आपके जो ऑप्शंस हो वो n की जगह, क्योंकि इससे n निकालना बहुत टफ काम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आप n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लेना चारों में से किस ऑप्शन से मैच कर जा रही है। वैसे कोई आइडिया लग रहा है आपको 1240 डिवाइडेड बाय 379 अगर करोगे सर n8 आ गया। n, हाँ मतलब देखो यहाँ से लगभग एक आइडिया लगाना पड़ेगा आपको कितना बनेगा। 1240 बाई 379.8 की वैल्यू निकालेंगे 379.1, और लमसम n इक्वल टू की वैल्यू मिलेगी, तो n इक्वल टू 8 बता रही है। चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं मैं n की क्या वैल्यू आएगी। मतलब मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं अगर बहुत कम कैलकुलेशंस में आंसर कैसे लाना है। इसका बताना क्या आंसर आएगा यार। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, कई बार पूछा गया है। n इक्वल टू 5 स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। 5th स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाने में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस 10। हाँ, इसको परमुटेशन 10। कॉम्बिनेशन से निकालना है आपको। 5C2। 5वें स्टेट से आना है तो 5C2 डायरेक्टली करिए, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस।
किसी भी स्टेट से निकालने के लिए ये लगा सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 5C2 करेंगे डायरेक्टली आपको 10 मिल जाएगा, 10 ट्रांजिशंस। और वो 10 ट्रांजिशंस कौन-कौन सी होंगी? एक ट्रांजिशन होगी, 10 ट्रांजिशंस कौन सी है वो भी बता दें आपको। 5 to 4 वाली ट्रांजिशन, 5 to 3 वाली ट्रांजिशन, 5 to 2 वाली ट्रांजिशन, 5 to 1, 4 ये हो गई। फिर ट्रांजिशन 4 से मतलब 5 से 4 हो, मतलब चेन रिएक्शन बने। 5 से 4 फिर 4 से 3 जाए, 5 से 3 फिर 3 से 2 जाए, फिर 2 से 1 आए, फिर 3 से वापस 2। अब 3 से 2 ऑलरेडी ले चुके हो आप, 3 से 2 ऑलरेडी हो चुका है। और ट्रांजिशन क्या हो सकती थी? 4 से डायरेक्टली 2 आ जाते, ट्रांजिशन 4 से 2 हो सकती थी। 4 से हम डायरेक्टली 1 जा सकते थे। 3 से 2 हो गया और एक ट्रांजिशन हो सकता था हम 3 से डायरेक्टली 1 कर लेते। तो ये कुल मिला के ट्रांजिशन है, मतलब 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेईई एडवांस इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछ चुका है। पॉसिबल ट्रांजिशंस के ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन पूछे उन्होंने। 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ये ट्रांजिशंस हैं। 3 से 1, 3 से 2, 3 से 1। आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ट्रांजिशन कोई छूटा हुआ है इसमें, वो है 2 to 1 का। 2 से 1, ये 10 ट्रांजिशंस हैं। 10 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, यानी कि 10 फोटॉन्स बाहर आएंगे इसमें से, 10 फोटॉन्स आएंगे। फटाफट इसको भी देखो यार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एटम के रिकॉइल का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर है, उसमें से लाइमन अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन किसको बोलते हैं? लाइमन अल्फा का मतलब क्या है? He2+. नहीं, लाइमन अल्फा रेडिएशन। Sir, n is equal to 2 7. 2 हाँ। से देखिए, जैसे एक्सरे में आपको सीरीज बताई थी कि के सीरीज, एल सीरीज, और उसके बाद उस सीरीज के मेंबर होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो लाइमन सीरीज का मतलब लाइमन सीरीज का मतलब ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 पे जाना है। और अल्फा रेडिएशंस का मतलब नियरेस्ट ट्रांजिशन, यानी कि 2 से 1 का ट्रांजिशन। बस तुम्हें खर्चे तो करने हैं। क्लास कर रहे हैं ये लोग, उसमें बातें कर रहे हैं। 2 से 1 का ट्रांजिशन। अगर लाइमन बीटा कहते हैं तो वो 3 से 1 का ट्रांजिशन। लाइमन सीरीज का मतलब आपको जाना 1 पे है। तो अगर आप 2 से 1 जा रहे हो तो ये अल्फा है, 3 से 1 जा रहे हो तो इसको आप बीटा का सीरीज नाम दो, 4 से 1 जा रहे गामा कह देंगे। अगर हम कहीं पर कोई ट्रांजिशन 3 से 2 कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा वेव है? 3 से 2 सीरीज कौन सी है? ये 3 से 2 जाने वाली, मतलब ये लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, कौन सी सीरीज हुई? तो आप इसको बामर सीरीज की अल्फा लाइन कहोगे, मतलब ये अल्फा बामर लिखा जाएगा। तो हर सीरीज में अल्फा बीटा गामा होंगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रिक्वायर करने की, बताएं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम का कंसेप्ट लगेगा स्लाइटली। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा एटम है वो पहले रेस्ट पर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एटम एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी, मतलब ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट पे है। लेबोरेटरी मतलब ग्राउंड फ्रेम। तो इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हुआ। अब ये कुछ मैकेनिक्स के डिके वाले प्रोसेस के थ्रू है, एक्सप्लोजन वाले प्रोसेस के थ्रू है कि जब कोई चीज एक्सप्लोड करती है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर इसमें से कोई एक फोटोन बाहर निकला है जो कि 2 से 1 की ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग निकला था, मतलब एक फोटोन इसमें से निकला, तो जब ये फोटोन निकलेगा तो जो बचा हुआ एटम है वो नेचुरल सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है आपको। तो मोमेंटम ऑफ एटम वेक्टर के फॉर्म में लिखे अगर, और प्लस मोमेंटम ऑफ द फोटोन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये होना चाहिए इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ एटम जो पहले था बिफोर वाली स्टेट में, जो क्वेश्चन में 0 है। हो सकता है कहीं पर ये 0 ना हो सकता है कि क्वेश्चन में एटम पहले से किसी वेलोसिटी पे चल रहा हो। तो इसलिए मैंने ये लिखा है मोमेंटम ऑफ एटम बिफोर, मतलब इसको आप हमेशा 0 ना मान ले, क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार कि एटम पहले रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। वरना 0 लिखने पर कई सारे लोग ये मान लेते हैं कि हमेशा ही 0 आएगा वो। एंड दैट मीन्स कि मोमेंटम ऑफ एटम
इज माइनस टाइम्स मोमेंटम ऑफ फोटोन, जिसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी आप एटम की जब कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम विल बी, अब यहाँ पर वो कंसेप्ट आएगा, देखो एक और चीज, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या था, देखिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन अगर याद करें तो एक रिलेशन होता है एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m का एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, और एक रिलेशन होता है ई इक्वल टू पी इंटू सी का। तो इन दोनों में से कौन सा रिलेशन किसके लिए लगेगा? सर फोटोन के लिए E इक्वल टू पीसी वाला लगेगा। हाँ, और ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लगाओगे एटम के लिए, क्योंकि एटम में मास होता है, मासलेस पार्टिकल में ई इक्वल टू पी सी, और जिसमें मास होगा उसमें ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम दोनों के बराबर है, मैग्नीट्यूड में दोनों के मोमेंटम सेम है। तो अब यहां से रिक्वायल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एटम की रिक्वायल एनर्जी, मतलब अगर कैपिटल ई निकालना है तो एनर्जी ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए आप लगाओगे मोमेंटम ऑफ एटम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ एटम। बट मोमेंटम ऑफ एटम को रिप्लेस करके मोमेंटम ऑफ फोटोन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है उनका। और मोमेंटम ऑफ फोटोन को लिखने के लिए आप ई इक्वल टू पीसी का यूज करेंगे, यानी उसको लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यानी बॉटम पे आ जाएगा ट्वाइस इंटू मास ऑफ एटम इंटू सी स्क्वायर। ये मैंने टोटल फॉर्मूला बता दिया आपको कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। और फोटोन की एनर्जी को निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन वो आप उससे निकालोगे, 2 से 1 का ट्रांजिशन है, तो 2 से 1 की ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी का फोटोन निकल के आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन 2 से 1 के ट्रांजिशन में, तो वो उसका आंसर था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में। सेकंड और फर्स्ट एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकाल देंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसको यूनिट्स पर भी ध्यान देना है कि अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो अगर सिंबॉलिकली नहीं है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में है और आपको एक नंबर लाना है इसके अंदर से, तो बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें फंस सकते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ एटम कैलकुलेट करने में। फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल्स में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, अपॉन ट्वाइस मास ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, ऑलमोस्ट प्रोटॉन का मास ले सकते हैं यहाँ पर। कितना होगा लगभग, अगर उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम्स में रखना चाहें, मास ऑफ एटम विल बी नियरली सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन, जो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम्स में। ऊपर यूनिट जूल्स में चली गई, नीचे किलोग्राम हो गया, और इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कुल मिलाकर के ये आएगा। आप बता सकते हो कि ऑर्डर क्या आएगा इसका यार, एनर्जी का ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, पावर्स मतलब क्या आएगी उसमें, 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर ऊपर है, नीचे 10 टू द पावर -27 है, और नीचे 10 टू द पावर अभी स्क्वायर है। उसको देख लेना आप। सर 10 की पावर 19 में आएगा सर, ये -19 सर, 10 की पावर ये सर -19 में ही आएगा। -19। हाँ ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अगर मान लो आते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना, कि अब जेई मेन में आपको भी पता है फीडबैक की कभी कभी बहुत कैलकुलेटिव पेपर भी आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप ये मान के चलो कि कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, तो स्कोर लो हो जाता है फिर, क्योंकि हर एक सबको टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये हो गया नॉर्मल एटॉमिक मास। अब इसमें रिड्यूस मास करेक्शन एक है। रिड्यूस मास करेक्शन का मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने बोर मॉडल में ये माना था कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पर है, मतलब इस मॉडल में ये माना गया था कि न्यूक्लियस एट रेस्ट है, जिसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि हम मास ऑफ न्यूक्लियस को बहुत बड़ा मान के चलते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस मच मच लार्जर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें ये माना जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। न्यूक्लियस को मोशन में नहीं मानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं कि वो रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ। रिड्यूस मास करेक्शन का मतलब ये होता है कि हमको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के मोशंस मानने पड़ते हैं। मतलब न्यूक्लियस का मतलब एक्चुअली
इसमें ये मान लिया गया है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो इन्फिनिटी है और इसलिए वो रेस्ट पर है। क्योंकि इसके पहले रदरफोर्ड मॉडल आया था, रदरफोर्ड ने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस स्टेशनरी होता है। तो सबने ये मान लिया कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट कह रहा है तो कुछ सही कह रहा होगा। बाद में ये हुआ कि नहीं, जो न्यूक्लियस है वो भी मूव कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस भी मोशन में होता है, इसका मास हम कैपिटल एम मान के चल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहा होता है, उसका मास आप स्मॉल एम मान के चलिए, दोनों मूव कर रहे हैं। और ये थ्योरी ऐसी बताई जाती है कि ये दोनों, अगर आप आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हो, एक बार समझना, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की, जिसका मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब उस पे मत जाना कि कोलंबिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि कोलंबिक फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा तो कोलंबिक फोर्स फिर न्यूक्लियस पे भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन लॉ दोनों पे आएगा। लेकिन जब आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एक कंबाइंड सिस्टम कह रहे हो, तो अभी जो आप सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हो कि अगर हम न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लेते हैं तो ये कोलंबिक फोर्स इंटरनल फोर्स मानी जाएगी, एक्सटर्नली कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम कह सकते हो, जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सर वो रेस्ट पे ही रहेगा। वो रेस्ट पे रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम Zero. 0 होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों इंडिविजुअली एक्सेलरेट करेंगे, दोनों इंडिविजुअली मूव करेंगे, लेकिन इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी पॉइंट होगा। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो भी रिवॉल्व कर रहा होगा इस कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा इस कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मतलब इसमें रिड्यूस मास करेक्शन में ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अराउंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ना लेकर के, इसके पहले यही माना गया था कि ऑर्बिट न्यूक्लियस के सेंटर के अराउंड है। यहां पर कह रहे हैं कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम है, नॉट अराउंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये करेक्शन है यहां पर, रिड्यूस मास करेक्शन। और इसमें साथ में ऑल्सो ये भी माना गया है कि जो न्यूक्लियस है वो भी मूव कर रहा होता है। तो इसमें करेक्शंस क्या आएंगे वो बता दो मुझे आप। देखो करेक्शंस क्या बनेंगे इसमें। करेक्शन ये बनेगा, अगर हमें सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर रखना है तो अभी मैकेनिक्स की एक और थ्योरी होती है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप फॉर्मूला ये लगाते हो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, जिसको मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस और प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय टोटल मास। बट हमारे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम 0 वेलोसिटी पर है। इसका मतलब न्यूक्लियस का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम किसी भी मोमेंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। यानी किसी भी टाइम पर अगर इलेक्ट्रॉन मान लो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसी टाइम पर न्यूक्लियस एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से चल रहा होगा। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड वाइज मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू सेम आनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए किसी भी टाइम पर। और इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ, इस एटम की एनर्जी ऑफ एटम, तो एनर्जी ऑफ एटम निकालने में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करेंगे और प्लस न्यूक्लियस की भी एनर्जी का यूज करेंगे। और यहाँ पर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम मोमेंटम के रिलेशन से जाना चाहते हैं तो? सर p²/2m। तो p²/2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस p² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी कुल मिलाकर के एनर्जी की वैल्यू बनेगी p² को बाहर कर दें अपॉन 2 कर दें, और यहाँ पर जो फैक्टर आएगा इसमें 1 p²/2m बाहर कर देते हैं तो हमारे पास फैक्टर आएगा 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये फैक्टर बनेगा। जबकि इसके पहले के रिलेशन में जब न्यूक्लियस स्टेशनरी था उस टाइम पर
मतलब ये तो आप रिड्यूस मास करेक्शन कर रहे हो कि अगर हम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दोनों के मोशंस मानते हैं तो एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसी से आप इमेजिन करो ना कि अगर आपने न्यूक्लियस को रेस्ट पर माना होता तो एनर्जी ऑफ एटम का क्या एक्सप्रेशन बना होता। अगर हम एज्यूम करें, एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी एट रेस्ट, जो पहले करते हो, पहले के मॉडल में यही किया गया है, तो नेचुरल सी बात है तब हमारा एनर्जी ऑफ एटम का फॉर्मूला बन रहा होता सीधा p² डिवाइडेड बाय 2m ओनली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब सेकंड टर्म तो आता नहीं न्यूक्लियस वाला। तो इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये p² डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M है। और हम यहाँ पर एक कंपैरिजन मॉडल लगाते हैं, एक कंपैरिजन मॉडल। और कंपैरिजन मॉडल ये लगाते हैं कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के मोशंस साइमल्टेनियस कंसीडर किए जा रहे हैं तो एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर के अंदर स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M है, अदरवाइज सिर्फ स्मॉल m है। मतलब न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानने पर जिस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस की मोशन कंसीडर करने पर डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक दूसरा फैक्टर अपीयर हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और इसी टर्म को इंट्रोड्यूस करके कहा जाता है रिड्यूस मास ऑफ एटम। दोनों के मास का प्रोडक्ट स्मॉल m इंटू कैपिटल M और दोनों के मास का सम यानी स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इस फैक्टर को कहा जाता है रिड्यूस मास। यानी कि क्वेश्चंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, जितने जो भी हमारे अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं, जो भी अभी तक की डेरिवेशंस हमारी आई हैं, उन डेरिवेशंस में जहां जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर होगा, अभी तक जितने फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसमें जहां जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर था वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय रिड्यूस मास। मतलब हम फिर से डेरिवेशन नहीं करेंगे इसके अंदर, अब नए डेरिवेशंस नहीं करेंगे, बस पुराने डेरिवेशंस में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिप्लेस कर दीजिए वहां पर उठा करके। और किससे रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस बाय रिड्यूस मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और उनका समेशन m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमारे पुराने फॉर्मूले ही काम करेंगे, नए फॉर्मूले फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये एग्जांपल देखिए, यहां पर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक पेयर है जो कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम बना रहा है, जिसको पॉजिट्रोनियम नाम दिया गया है। मतलब पॉजिट्रोनियम एक एटम है। नॉर्मली हाइड्रोजन एटम के अंदर आप क्या बोलते हो, देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर तो आप ये कहते हो कि जो न्यूक्लियस है वहां पर प्रोटॉन है और एक दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में हम सबको ये पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये अप्रोक्सीमेशन काम कर जाती है कि आप प्रोटॉन को रेस्ट पर मान सकते हो, बहुत बड़ा मास है, इसको रेस्ट पर एज्यूम कर सकते हो और ये मान सकते हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में चल रहा है। और उसी में हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया था कि एनर्जी का फॉर्मूला जो आया था वो -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n² करके आया था। ये जो पीछे की डेरिवेशन अभी की है हम लोगों ने। तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन को स्टेशनरी मानना काफी हद तक सही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो अगर हम मास कंसिडर कर भी लेंगे, देखिए अगर हम रिड्यूस मास कैलकुलेट भी कर दें यहाँ पर मान लो, तो रिड्यूस मास क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक मेरे को जितना आइडिया है कुछ ऐसा एक रिलेशन चलता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो लमसम कुछ 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आसपास आता है, कुछ ऐसा आता है। अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि वो 1840 आता है, लेकिन लमसम ऐसे ही आता है करीब। तो अगर हम रिड्यूस मास कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन का मास, जो कि 1840 इंटू मास लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का, डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस का समेशन करोगे तो 1841 आ जाएगा। मतलब प्रोटॉन के मास को अगर हम 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखें
तो कितना फर्क पड़ गया यार, 1840 डिवाइडेड बाय 1841 करोगे तो क्या ये पूरी वैल्यू लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं आ गई फिर से? मतलब रिड्यूस मास लेने के बावजूद भी आपको वही मास मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन का था। इसीलिए हाइड्रोजन एटम में रिड्यूस मास को यूज नहीं करते कभी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन एटम का नहीं है, ये कोई दूसरा एटम दे रखा है आपको, एक हाइपोथेटिकल एटम है पॉजिट्रोनियम। इसमें प्रोटॉन की जगह पर पॉजिट्रॉन है। तो एक पार्टिकल हमारा पॉजिट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के मासेस बराबर होते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर। जो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन की है वही कैरेक्टरिस्टिक पॉजिट्रॉन की है, एक्सेप्ट एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है। मासेस इनके आइडेंटिकल होते हैं। अब जब इनके मासेस आइडेंटिकल हैं तो ये एजम्पशन तो ले नहीं सकते कि पॉजिट्रॉन रेस्ट पे है। ऐसे में यहां पर जो रिड्यूस मास बनेगा वो निकालने के लिए दोनों के मासेस का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस का सम करेंगे, यानी कि m/2। यानी कि जो रिड्यूस मास आएगा वो बेसिकली हाफ टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे एनर्जी के फॉर्मूले क्या बनेंगे? मतलब यहां पर अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना हो तो क्या लिखेंगे इस टाइप के एटम में? क्या यहां पर हम सेम फॉर्मूला लगा दें 13.6 Z²/n² का फॉर्मूला? तो आंसर है कि ये नहीं लग सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला जब डिराइव किया गया था तो ये माना गया था कि न्यूक्लियस रेस्ट पे था, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था वो रेस्ट पे था। यहाँ पर पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इस एनर्जी को डिराइव करते वक्त ये मान लिया गया था कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। इसमें दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में करेक्शंस कहां पर होंगी? देखिए, जो ये एनर्जी की डेरिवेशंस की गई हैं उनको एक बार फिर से समझना होगा हमें। एनर्जी की डेरिवेशन में मास का फैक्टर न्यूमरेटर में था, और मैं ये कह रहा हूं कि जो जहां पर ये m आ रहा है ना, ये m तो इलेक्ट्रॉन का मास है। एनर्जी के बेसिक फॉर्मूले में जो मास अपीयर हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का मास है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन के मास को हटा करके इसकी जगह रिड्यूस मास लेकर के जाओ। पीछे जितने भी फॉर्मूले में कहीं पर भी अगर m दिख रहा हो आपको, कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में अगर मास अपीयर है, जैसे रेडियस का फॉर्मूला है इसमें मास अपीयर है, एनर्जी के फॉर्मूले में m का टर्म है, तो जिन जिन फॉर्मूलोज में आपको m दिख रहे हैं उन सारे फॉर्मूलों में वो m को रिप्लेस करना होगा तुम्हें, जो यहां पर रिड्यूस मास का कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। जहां पर भी फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हटा दीजिए और उसको रिड्यूस मास कन्वर्ट कर दो। तो अगर ये कन्वर्जन करते हैं तो आप खुद देखो जरा, इस कन्वर्जन को करने के बाद एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा, बिकॉज एनर्जी के फॉर्मूले में मास न्यूमरेटर के अंदर है, इसको हटाएंगे, रिड्यूस मास लाएंगे, m/2 लाएंगे, तो यानी एनर्जी के फॉर्मूले में एक 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अगर 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आप एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे, डिराइव नहीं करेंगे इसको, सिर्फ यहीं से जब डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर आ जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि -6.8 Z² डिवाइडेड बाई n²। ये बन जाएगा आंसर आपका। सर हम्म, सर क्वेश्चन में तो सर देखें तो वो कह रहा है कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन थोड़ी, हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, खाली 1 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होते हैं ये। हाँ हाइड्रोजन तो सर लाइक, फिर हाइड्रोजन वाला ही केस नहीं लगेगा इसमें, जैसे अरे हाइड्रोजन में लगता है। तो हाइड्रोजन लाइक और हाइड्रोजन में फर्क नहीं है, हाइड्रोजन जैसा और हाइड्रोजन होना, हाँ यस है। हाइड्रोजन थोड़ी है वो। हाइड्रोजन जैसा एटम मतलब कि ऐसा, हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है ऐसा एटम जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ओके सर। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें निकालना है आपको एनर्जी ऑफ द 3 लोवेस्ट स्टेट। तो आप देख लो एनर्जी 3 लोवेस्ट स्टेट की क्या आएगी। n = 1 की एनर्जी -6.8, क्योंकि z = 1 है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक ही है, इसका मतलब z की वैल्यू 1। n = 2 की एनर्जी, तुम पहले -3.4 होती थी, अब -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। n = 3 की एनर्जी,
पहले -1.51 होती थी, अब -1.51 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। मतलब जो भी हमारे पहले वाले आंसर्स थे उनमें 2 से डिवाइड करते चले जाइए। ये हो गए। अब लाइमन सीरीज की फर्स्ट और सेकंड लाइन की वेवलेंथ क्या आएगी? तो देखो लाइमन सीरीज की जो पहली वेवलेंथ होती है वो होती है 1240 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लाइन का मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन और सेकंड लाइन का मतलब 3 से 1 की ट्रांजिशन। तो 2 से 1 के ट्रांजिशन में हाइड्रोजन के केस में तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आता था, लेकिन यहां पर 10.2 नहीं लिखेंगे, उसका हाफ वैल्यू पुट करोगे यानी 5.1 और ये नैनोमीटर में आंसर आएगा। लैम्डा 2 1240 हाइड्रोजन के केस में 3 से 1 का जो डिफरेंस आता है वो आता है 12.75 नहीं 12.09 13.6 और 1.51 का डिफरेंस। हाँ, और इसमें डिवीजन में 2 लगा देंगे, मतलब जो हमारे हाइड्रोजन के रिजल्ट्स हैं उसमें बस 2 से डिवाइड करते जाओ एनर्जी में और आपके ये आंसर्स आते जाएंगे। नीतीश जी, हाइड्रोजन के टाइम रिड्यूस मास नहीं लेना है। रिड्यूस मास के लिए स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी क्वेश्चन को रिड्यूस मास से करना है, बाकी क्वेश्चन रिड्यूस मास से नहीं कर रहे हैं। रिड्यूस मास से वही क्वेश्चन करने होंगे जहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम बोले जाएं और उसमें भी प्रोटॉन की जगह कुछ और यूज किया जाए, ऐसा कोई पार्टिकल यूज किया जाए जिसका मास इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर है। सबके लिए थोड़ी ये रिड्यूस मास हाइड्रोजन के लिए तो जो पहले की थ्योरी है वही चलेगी। इसके बाद जो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था उसकी बात करो, तो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में ये कहा गया था, देखिए क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एमिटेड फोटोन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स कुछ और कहता है, मतलब क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन है वो इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी, वो जो है वो इसके बराबर नहीं है, वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय एच है। ये क्वांटम फिजिक्स कहता है। करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप एनर्जी लेवल्स काफी हाई रखते हो, मतलब कि हाई वैल्यूज ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हाई रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज सेम एज द डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। इसको कहा जाता है करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। दोनों वैल्यू सेम आएगी। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी? इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी? तो ये प्रूविंग के लिए ना वापस हमको ये पूरे डेरिवेशंस पे जाना पड़ेगा। और डेरिवेशंस में भी क्या यूज करना पड़ेगा? देखो, एक तो हमको ये फ्रीक्वेंसी का टर्म यूज करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। एक तो हमको ये यूज करना पड़ेगा जो रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, और फिर हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर एक जो ये यहाँ पर एनर्जी वाला फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, जो प्रॉपर फॉर्मूला है इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, दिखाते हैं, एक आइडिया देते हैं कैसे होगा ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकालने के लिए जब आप एनर्जी का डिफरेंस करोगे तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर
मतलब हम इसमें ये मान के चल रहे हैं, देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है वो n+1 स्टेट से n स्टेट में हो रहा है, n+1th स्टेट से nth स्टेट में ट्रांजिशन मानते हैं। अलग से लिख दें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मिनट। लेट ट्रांजिशन जो है वो n+1 स्टेट से लेकर के और nth स्टेट में हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एनर्जी n+1th स्टेट की, उसको लिखेंगे माइनस ऑफ E0 z² डिवाइडेड बाई n+1 स्क्वायर, और माइनस एनर्जी ऑफ nth स्टेट, उसको लिखेंगे माइनस E0 z² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और नीचे इसको डिवाइड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट h से। तो यहां से आ जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इक्वल टू E0 कॉमन z² कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, ये आ जाता है आंसर। क्योंकि E0 z² थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो ये 2n+1 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ डिराइव कर लेते, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा 1/टाइम पीरियड, यानी कि स्पीड डिवाइडेड बाय 2πr। आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो कुछ कुछ फॉर्मूले लगा करके। देखो पहला फॉर्मूला कूलम्स लॉ वाला, जिसमें kZe² बाई r² इक्वल टू mv² बाई r। तो यहां से ना v क्या बताया यार इसमें, और एक mvr बराबर nh/2π, जिससे मतलब पहले डिराइव किया था। पिछले वाला रिजल्ट ही यूज कर लें क्या डायरेक्ट, बताओ आप लोग, बार बार डिराइव करने में टाइम लग रहा है इसमें, यहीं से यूज कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, इसको डायरेक्ट यूज कर लो, √kz/m इंटू e/2m इंटू 1/r⁻², वाला फॉर्मूला। और उसमें भी ना r को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, r को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, ये n²h⁻² m kZe² वाला फॉर्मूला। एक काम करते हैं यार, इसको स्किप करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें, ठीक है ना, इसमें पूरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर करके आपको फोटो कॉपी भेज दूंगा, मतलब उसकी फोटो, मतलब उसमें भेज देंगे, उसको भेज देंगे, इसमें अननेसेसरली टाइम नहीं खराब करेंगे अपना। मतलब एक्चुअली इसमें करना ये है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करके हमको यहाँ पे जो ऊपर का रिजल्ट है ना फोटोन की फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करना है, एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना है, एन को बहुत बड़ा मान लेना है। तो जब एन को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्या प्रूफ क्या करना है वो बता दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बन जाएगा, जब एन को 1 से बहुत बड़ा मान लेंगे तो ये बन जाएगा E0 इंटू Z², और एन जब 1 से बहुत बड़ा होगा तो ये 2n+1 को लगभग 2n मान लेंगे, ऑलमोस्ट 2n मानेंगे, और डिनोमिनेटर में n+1 स्क्वायर को लगभग n² मान लेंगे, तो ये n⁴ आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये वैल्यू बन जाएगी E0 Z², 2 भी आएगा और नीचे n³ आ जाएगा, 2 E0 Z² बाई n³ फोटोन की एनर्जी आएगी जब n को बहुत बड़ा नंबर मानेंगे 1 के कंपेयर में, मतलब बहुत ऊपर जा गए। और यहाँ पर करना ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई करना, जब आप डिराइव करोगे तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज तभी बराबर होती हैं जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू 1। इसको करके देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन यहां पर है, इसमें कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ना कर रहे होते और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चल रहे होते, कोलंबिक की जगह ग्रेविटेशन लग रहा होता उनके बीच में, तो बोर रेडियस
और एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो बोर रेडियस का पहला पॉइंट था कि सर्कुलर ऑर्बिट होगा, लेकिन सर्कुलर बोर ने ये कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट कूलम्ब फोर्स की वजह से होता है। ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहे होंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी कैपिटल G इंटू मास प्रोटॉन का इंटू मास न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे, me इंटू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन उनकी क्वांटाइजेशन रूल की लगाएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू आर और इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे इसको। मतलब इसमें डेरिवेशंस करनी है तुम्हें, और इन दोनों से फिर डिराइव करना है हमें। डिराइव करना है इसमें वैल्यू ऑफ आर, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में डिराइव किया वैसे यहाँ पर आर की वैल्यू डिराइव करनी है और एनर्जी की वैल्यू डिराइव करनी है। एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ, क्या करना है। एनर्जी में हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे -g इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर का। mv² को यहाँ ऊपर वाले से रिप्लेस कर लोगे, तो mv² को जब यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा -g मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2r। और r को डिराइव करने के लिए यही काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू लाओगे, पहली वाली इक्वेशन से v निकालेंगे और उस मतलब ये आ जाएगा g इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर r इसका स्क्वायर रूट, और ये v आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को रिप्लेस कर ले। तो इससे हमारा रेडियस का तो फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा, रेडियस r की एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ से जब रेडियस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो रेडियस की एक्सप्रेशन पुट करके एनर्जी की भी एक्सप्रेशन आ जाएगी। और फिर इसमें H अल्फा लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, H अल्फा की वेवलेंथ। तो जब एनर्जी का एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम सेकंड स्टेट की एनर्जी माइनस फर्स्ट स्टेट की एनर्जी को पुट कर देंगे hc डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ H अल्फा कह दीजिए इसको। मतलब सिर्फ कूलम्ब लॉ की जगह ग्रेविटेशन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस सर। यस सर। चलिए तो फिर मतलब ये फिलहाल हमने भी एटॉमिक, एक्चुअली 2 लेक्चर्स का पार्ट है। देखो पहले बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। एक लेक्चर में तो ये बेसिक बातें हैं, अब एक लेक्चर जो है उसमें थोड़े से कुछ और बातें हैं। उसमें बातें करेंगे एटम को एक्साइट करने का प्रोसेस, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और इसके थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो अगली क्लासेस में हैं। और ये बेसिक एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें हैं, तो इसको रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट क्लास में ना इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और हायर साइड पर लेके जाएंगे थोड़ा सा इसका। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एक सेकंड सर